नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 12 जुलाई को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और साथ ही ये बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी और बैठक में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के चलते बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि सीएम सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक होगी 12 जुलाई सुबह करीब 11 बजे ये बैठक होगी और सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन हो सकता है। बता दें कि हरियाणा सचिवालय में होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक 12 जुलाई सुबह करीब 11 बजे सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी मंथन होगा। हरियाणा सचिवालय में होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम सैनी की अध्यक्षता में होगी और साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी मंथन हो सकता है। 12 जुलाई सुबह करीब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का बाजार भी गरमाने लगा है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और साथ ही दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। और हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है। डेमोक्रेसी, प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज तो प्रेस होती है। इस बात से मैं कहता हूं, आप सब लोगों की मजबूत आवाज बन के सदैव जो है उभरे करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहे। जहां तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर ये दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री के सरपंचों के हितों में की गई घोषणा के बाद सरपंचों में खुशी का माहौल है। और साथ ही बता दें कि सरपंचों ने इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही इस दौरान विधायक राजकुमार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश के सरपंचों की मांगों को मानकर उनके अधिकारों में वृद्धि करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में इसी खंड इंद्री के सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी और सरपंचों ने विधायक राजकुमार कश्यप का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया और साथ ही मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का भी आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक जन कल्याणकारी, या मगर मैं कहूं कि एक ग्राउंड पे जिस प्रकार से सरपंच साथियों को लगता था कि हमारी पावर्स को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे को सरकार जो है, छोटी सरकार कहते हैं इनको, लेकिन हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे, एक टेंडर के लिए घूमना पड़ता था, बड़ा जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए, एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपनी
बिना टेंडर के, और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था। यही जो दिन 2 जुलाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की पावर बढ़ाई है, जो पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया, बिना ही टेंडरिंग के हम जैसे भी है अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले, एमपी के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जैसा ही उन्होंने वादा किया था। सीएम नायब सैनी ने सरपंचों को लेकर कई घोषणाएं की, जिसे सरपंचों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अंबाला शहर के सरपंच परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और सरकार का आभार जताते हुए ढोल बजाकर मिठाई बांटी गई। और इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सरपंचों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री असीम गोयल ने कहा कि अभी सभी सरपंच गांव में और तेजी के साथ विकास कार्य करवा सकेंगे। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने सरपंचों की बड़ी मांग पूरी की है। सरपंचों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि उनकी पावर को छीना जा रहा है और काम नहीं करने दिया जा रहा, और सरपंचों को अगर कोई काम करवाना होता था तो उनकी प्रक्रिया जटिल थी। और लेकिन नायब सैनी ने जन कल्याण के लिए बड़ी घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक जन कल्याणकारी, या मगर मैं कहूं कि एक ग्राउंड पे जिस प्रकार से सरपंच साथियों को लगता था कि हमारी पावर्स को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे को सरकार जो है, छोटी सरकार कहते हैं इनको, लेकिन हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे, एक टेंडर के लिए घूमना पड़ता था, बड़ा जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए, एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपने बिना टेंडर के, और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था। यही जो दिन 2 जुलाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की पावर बढ़ाई है, जो पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया, बिना ही टेंडरिंग के हम जैसे भी है अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले, एमपी के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जैसा ही उन्होंने वादा किया था। हिसार में हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 9 पर डीपीएस स्कूल बस ने वाहनों को टक्कर मार दी, और साथ ही बताया जा रहा है कि स्कूल बस ने वाहनों को टक्कर मार दी, और साथ ही स्कूल बस बारिश में काफी तेज गति से जा रही थी। तभी स्कूल बस ने पहले 2 से 3 वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ, बस में 40 स्कूली बच्चे सवार थे, और भीड़ ने मौके पर ही ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस को बुलाया गया। मौके पर जमा लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था और तेज गति से बस चला रहा था। अगली खबर हरियाणा से है, जहां गैंगस्टर काला जठेड़ी की मां ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी, जिनका सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम होने के तुरंत बाद गांव में अंतिम संस्कार होगा। और साथ ही चर्चा ये है कि अंतिम संस्कार में काला जठेड़ी शामिल हो सकते हैं, और साथ ही सोनीपत पुलिस अलर्ट मोड पर है और गांव के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया गया। फिलहाल गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद है। हाल ही में लेडी डॉन अनुराधा से उनकी शादी हुई थी, और साथ ही गैंगस्टर काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे कई मामले शामिल हैं। फरीदाबाद जिले के गांव मोहना के रहने वाले कारगिल में शहीद हुए वीरेंद्र के परिवार के साथ राजनीति की जा रही है, और साथ ही
कारगिल में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह के परिवार को सरकार की तरफ से दिए गए प्लॉट पर गांव के सरपंच और कुछ लोग मकान नहीं बनने दे रहे। इतना ही नहीं, शहीद के परिवार की तरफ से बनाए गए मकान को भी देर रात कुछ लोगों ने तोड़ दिया और इस प्लॉट को हथियाने के लिए कई लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शहीद के भाइयों ने स्थानीय विधायक नैनपाल रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी शहीद परिवार के साथ राजनीति कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर शहीद का अपमान है। फिलहाल पुलिस ने शहीद के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात के तोड़, अच्छा, जब उसके बना गया रात के तोड़ के। अच्छा, तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, तो है गया बेटा का और बने बनाए मकान। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? उम्र कितनी होगी? 90-95 होगी 90-95 के आसपास उम्र होगी। ये वो पे 20 साल की तो है, मैं तो अब अफसर ने बता दो जो वो पे ये पहले ठीक हो। और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, अब रजिस्ट्री होने के बाद में पता नहीं क्यों, हम तो विधायक नैनपाल रावत का बहुत सम्मान करते हैं और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। हमने कभी भी उनके लिए कोई मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, हमारा विधायक है। ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था, रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी पहले ही उसकी कॉपी दे जो 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज है। अच्छा, उनके खिलाफ पहले FIR करवा चुके हैं, जो उन्होंने पहल के दिन ही पकड़ा गया। कौन हो? 4 लोग। जोगिंदर, जीता पहलवान है, नहीं जीता पहलवान, और उस क्या नाम है, एक बाबू सीताराम का, बाबू, एक सतबीर घनश्याम का। तो ये लोग, क्या दिक्कत क्या है इन लोगों को इस जमीन से? उनने ये वो कहते हैं कि भाई अभी इन्होंने पहले ये था कृषि भवन और 5-7-10-20 दिन से जो है ना, इस पर पुतवा करके से ये लिख दिया है सैनिक भवन। राजस्थान से आया हरियाणा होकर खेतों के रास्ते से दिल्ली जाने वाले 765 केवी के हाई टेंशन तारों के मुआवजे को लेकर गुरुवार को झज्जर के करीब 22 गांव के किसान लघु सचिवालय डीसी से मिलने पहुंचे और इस मामले में डीसी के साथ उनकी चौथी वार्ता थी। डीसी के साथ हुई इस बैठक में भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। उपायुक्त ने जहां किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की बात कही और वहीं किसानों ने उपायुक्त के तर्क पर असहमति जताई और साथ ही मुआवजा कर्नाटक सरकार की तर्ज पर दिए जाने की बात कही। हमारा जी एक आंदोलन चला हुआ है HT लाइन का सारे हरियाणा के अंदर। 765 केवी की लाइन राजस्थान से हरियाणा होती हुई दिल्ली जाएगी, तो उस पे हमारी लगभग चौथी मीटिंग झज्जर डीसी के साथ है। तो आज उस बारे में जो है कई बार इनकी तरफ से मैसेज गया, तो उसके लिए जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो मिला है इनसे। इसमें मुख्य बात ये थी कि भाई सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि भाई खंबे के बीच का जो एरिया है, टावर बेस जो एरिया है, उसका सर्कल रेट से 200 गुना।
कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव हरियाणा के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में कार्य दिवस पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले के साथ साथ उपमंडल स्तर पर भी शिविरों का आयोजन करके आमजन की समस्याओं को सुनने का काम किया जा रहा है। जब से समाधान शिविर लग रहे हैं, लोग आसानी से यहां आकर अपनी समस्या रखकर उनका समाधान भी करवा रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहते हैं और उन्हें शिकायत मार्क करते हुए उनका समाधान करने के बारे में समय रहते निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा को जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और इस मौके पर उनके साथ एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा, नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए, आम जनता की सुनी समस्याएं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां पर आम जनता की समस्याएं सुनी गई और साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर निवारण किया गया और साथ ही अधिकारियों को जो बची हुई समस्याएं हैं उनको समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां पर सभी जनता की शिकायतें सुनी गई, आम जनता की शिकायतें सुनी गई। क्षेत्र में जो समाधान शिविर लगाया गया उसमें 123 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से कि लगभग 86 फैमिली आईडी की थी। ज्यादातर समस्याओं को समाधान यहीं पर करवाए गए मौके पर और जो संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे हैं, सीएससी ऑपरेटर्स हैं, आधार ऑपरेटर्स हैं, उन सभी को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शिविर में आता है उसका काम तुरंत करवाया जाए, कोई भी कार्य पेंडिंग न रखा। खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने पैतृक गांव सदपुरा पहुंचकर पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री ने माता पिता के नाम से पेड़ लगाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नहर और रजवाहे के पास 350 पौधे लगाए जाएंगे और सितंबर तक पौधारोपण अभियान चलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पिता की पुण्यतिथि पर हवन के बाद पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधे आगे चलकर बेजुबान पक्षियों का सहारा बनेंगे, तो वहीं मानव जीवन को भी शुद्ध वातावरण मिलेगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएं। आज संगठन ने तय किया है कि 30 तारीख से 6 तारीख तक पेड़ पिता के नाम, मां के नाम और इस अभियान पूरे देश में चला हुआ है। आज उन्हें पेड़ों की पिताजी के नाम से और माता के नाम से पेड़ों की शुरुआत बल और पीपल से हमने शुरुआत की है और बेलपत्थर के पेड़ों से शुरुआत की है। आज ये 4 किलोमीटर की यह है जो लैंड, इसमें पेड़ लाए और ये 350 पेड़ इस इलाके में लगेंगे और जो आने वाले फलदार पेड़ लगेंगे और पर्यावरण ठीक रहेगा, ऑक्सीजन ठीक रहेगी और पक्षियों को छाया मिलेगी। फरीदाबाद में बीती 30 तारीख की रात को कांग्रेस नेता कुणाल भडाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय समेत कुल 5 को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या से पहले मृतक और आरोपियों के फोन पर बहस हुई थी और इसी रंजिश में आरोपियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुणाल भडाना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसमें उसकी बता दें कि मामले के जांच के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमों का गठन किया गया, जिसकी जांच में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुणाल भडाना नाम के युवक की जो हत्या हुई थी अंदर में एफआईआर नंबर 319 डब्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। उसी संदर्भ में आज क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा सभी आरोपियों को, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे तथा उसके अलावा 3 अन्य आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड सीक किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज हुआ है तथा जो व्हीकल यूज हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे। और
हरियाणा पुलिस के एएसआई के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और साथ ही एएसआई यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में तैनात था और एएसआई संजीव की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पल्सर मोटरसाइकिल पे घर के बाहर सैर कर रहे थे, तो बाहर सैर करते करते गोली मार के गए। कितने मोटरसाइकिल? दो लोग थे पल्सर मोटरसाइकिल। गोली मारी तो पहले कोई ऐसी रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? क्या यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में एएसआई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरा फैमिली है, एक लड़का लड़की है। तो घर आए हुए थे? हाँ, घर पे डेली घर आते थे। डेली घर आते हैं। कितनी गोली लगी बताया? एक गोली लगी है, सिर में लगी। हालत क्या है? एज ऑफ 40-42। हालत क्या है? अभी तो देख रहे हैं। सैर करने के लिए आए जी, फार्म हाउस पे थे अपने, वहाँ पर पल्सर का गोली मारा। एक गोली लगी सिर पे। क्राइम ब्रांच में थे। पोस्टिंग कहाँ पर थी? हालत कैसी? डेथ हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये पुलिस मुलाजिम था एएसआई जो क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग था और अपने घर के बाहर ही टहल रहा था, तो दो बाइक के बंदे थे, हेलमेट डाला हुआ था, पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर। उस पर दो लड़के थे जिन्होंने 2 फायर किए हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ पोस्टेड थे? कुटेल के रहने वाले हैं, पोस्टेड इनकी हमने। क्या एएसआई थे सर? स्टेट क्राइम ब्रांच में। तो सर लगता है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी इस प्रकार से सुरक्षित नहीं, दिन दिहाड़ी गोलियां चला दी जाती है। कार्रवाई कर रहे हैं, कारण पता चल रहा है सर? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।